गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजी वर्चुअल क्लासेस। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमें किस तरह इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, कब इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, कितना इन्वेस्ट करना, इन सारे क्वेश्चंस का इसमें आपको आंसर मिलेगा। चलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या बोलता है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। थियोरी पार्ट इसमें बहुत कम है, हम थोड़ा थियोरी को फास्ट लेके जाएंगे सो दैट हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दे पाए, प्रैक्टिकल को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। चलो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फंड को इस तरह से बढ़िया यूटिलाइज करना है कि आपकी वो कंपनी की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग पढ़े थे उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किस तरह से अप्लाई करना है। आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्शन। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट, या लिख सकते हो आप वेयर टू इन्वेस्ट। एस्टिमेटिंग, हाउ मच टू इन्वेस्ट। हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हमें, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। एंड सिलेक्ट फाइनली इन्वेस्ट, यहाँ हमें इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, एंड लास्ट में इन्वेस्ट कर देना है। हमारे बजटिंग का जो हमने पढ़ा था उसको हमें मैक्सिमाइज करना है हमारी वेल्थ को। पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है ये, वाई डू वी डू कैपिटल बजटिंग। ये पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रीजंस है, फॉलोइंग रीजंस देखो। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी का। हमें यहाँ सब्सटेंशियल एक बड़ा अमाउंट, काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको प्रपोजल को इवेल्युएट करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, डिसीजन टेकिंग इसमें पार्ट लेता है, कैसे, कब, कहाँ। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़ा पार्ट हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है। हमें उसको इवेल्युएट करना होता है कि कितना इन्वेस्ट करें। ड्यू टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर एन एंटिटी टू मेक सच डिसीजंस आफ्टर थरो स्टडी एंड प्लानिंग। थोड़ी स्टडी और प्लानिंग करो, उसके बाद डिसाइड करना कि कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टाइम पीरियड, हमारा टाइम पीरियड जो है वो लंबा रहता है। हम यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का नहीं कर रहे कि हम 2-3 महीने बाद उसको सेल आउट कर देंगे। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना है। हमें इसके लिए यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इररिवर्सिबिलिटी, मतलब हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स करना चाहेंगे इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली, हमें वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। हमें डिसीजन को रिवर्स करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या तो हो सकता है हमने कुछ मशीनरी परचेज कर दी हो, हमारे लिए वो मशीनरी काम की नहीं हो, हमें शायद उसे स्क्रैप करनी पड़ सकती है, या हमें शायद उसको बहुत कम रेट में सेल करनी पड़ सकती है। इसके लिए उसे कहा जाता है इररिवर्सिबिलिटी। अगला है कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। कुछ डिसीजंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मियरली के ले लो, नहीं ले लो, कर लो, मत कर लो, ऐसे काम नहीं चलता है। कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, IRR, MIRR, पे बैक पीरियड, NPV, सब गिनना पड़ता है। इसके लिए ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है गिनने के अंदर। अगला है आपका प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं थियरी को, मुझे पता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर सम्स एंड सम्स ही है। बस वही है, प्लानिंग, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। अब इसको आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लेना, नीचे वाला पार्ट ये पूरा आप पढ़ लेना, रीड सेल्फ, मैं लिख देता हूँ। चलो अगला है टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमें किस टाइप्स के कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, नई मशीन लूं या सेकंड हैंड मशीन लूं, इस मशीन को अपग्रेड करूं या फिर न्यू मशीन लूं, उस टाइप के कुछ डिसीजंस होते हैं, आओ पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, हमारे फर्म्स कितने साल से चल रहे हैं उसके बेस पे हमें लेना है। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, या तो मैं न्यू ले लूँ, रिप्लेसमेंट बाई न्यू मशीन, या फिर एग्जिस्टिंग को
अपग्रेड करूं, क्या करूं, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। एक्सपांशन, एक्सपेंशन कितना करना है, एक मशीन लगानी है, नहीं 2 लगानी है या 10 लगानी है, कितना, हाउ मच टू एक्सपांड। डाइवर्सिफिकेशन, और कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं इस मशीन से, या और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हम इवेल्युएट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज आवर वेल्थ। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, मुझे सामने 3 मशीन दिख रही है, कौन सी मशीन लेनी चाहिए मुझे, ए, बी या सी। सो इसमें है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस, मेरे पास सामने 5 प्रोजेक्ट्स है, अब मुझे ऑप्शन है कि मैं सिर्फ कोई भी 2 कर पाऊंगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर मैं कौन से 2 करूं, ए और बी करूं, बी और सी करूं, सी और डी करूं, ए और डी करूं, ए और ई करूं, बी और डी करूं, कौन सा करूं। सो ये हमें डिसीजन यहाँ लेना होता है, कौन सा हमें मशीन प्रोजेक्ट हमें करना है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस, हमें एक्चुअली करना भी है या नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें करके वहाँ पे लॉस हो रहा है। कंटिजेंट डिसीजंस, सम्स में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो रीड कर लेना, अंदर का नॉट सो इम्पोर्टेंट मैं लिख दूँ यहाँ पे, सेल्फ रीड, रीड सेल्फ, मेरा फोकस प्राइमरीली इस पे सम्स पे रहेगा। स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर हमने भी ऊपर देखा है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन एंड लास्ट परफॉर्मेंस। यहाँ क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरे लाइफ में, प्रोजेक्ट की लाइफ में हमें कैश फ्लोज किस तरह मिलेंगे। इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो दूसरा क्या, डिटरमाइनिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितना चुकाना है, एटलीस्ट उतना तो हमें कमाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें इन्वेस्टर्स को चुकाना है 12%, बट मुझे रिटर्न मिल रहा है 10% का, आई एम एट ग्रॉस लॉस, मैं लॉस में हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। सो इस तरह के मेरे कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने होंगे। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, अच्छा गाइज ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपने हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नहीं देखा है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो देखो, अगर वो नहीं देखा होगा इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चैप्टर पूरा का पूरा सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है तो भी आई वुड रिकमेंड एक बार जाके फटाफट 1.5x 2x पे देख लो, नहीं देखना आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो, कुछ समझ ना आए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, रादर आई विल से, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप ये अटेंड आराम से कर सकते हो, नहीं आता है तो एक बार बैक करो और जाके वो वीडियो फटाफट 1 घंटे का वीडियो है, फटाफट 2x पे पॉइंट हाफ एन आवर में देख लो उसको, ठीक है। चलो सो क्या बोला है आपको, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, हमें कैश फ्लोज एस्टिमेट करना है कि हमें कितना कैश फ्लो एक्चुअली इस बिजनेस से आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा लाइफ है 10 साल का, हमें ऐसा तो नहीं कि कैश फ्लो 9 साल बाद मिलना बंद हो जाएगा, 8 साल बाद मिलना बंद हो जाएगा, हमें कैश फ्लोज कितने साल के लिए कितना कितना मिलेगा वो चेक करना है। इसमें मेन कहानी है सारी की सारी कैश फ्लो की। सो इसमें कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा अपने चैप्टर का। कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज कैसे गिनते हैं। सो अपने देखा था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में शायद कि नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे दोनों को इक्वेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर यहाँ पे प्लस डेप्री करूंगा तो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्री विल बी इक्वल टू कैश फ्लोज, या फिर यहाँ पे माइनस डेप्री करूंगा, सो कैश फ्लो माइनस डेप्री विल बी इक्वल टू माई नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आपको। सो कैश फ्लो के ऊपर जाना है मुझे, नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो पे जाना है, कैसे जाया जाएगा वो हम इसमें फिगर आउट करेंगे। चलो एग्जाम्पल दिया है आपको, आओ एक बार एग्जाम्पल रीड करते हैं क्या बोलता है। X Limited manufactures electronic motors fitted in desert coolers. Okay, it has an annual turnover of 30 crores. Cash expenses है उसके 25 crores के. Suppose applicable tax rate is 30% and depreciation is 1.5 crores per annum. The table is showing tax shield due to depreciation. हमने depreciation लगाया, so हमारा कितना टैक्स बच गया, हमारे पास टैक्स शील्ड क्या आया ड्यू टू डेप्रीसिएशन, वो हम चेक कर रहे हैं। नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज, यहाँ डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, एंड यहाँ डेप्रीसिएशन इज चार्ज, यहाँ डेप्री चार्ज किया गया है। क्या डिफरेंस है देखो, सेल्स सेम है, कॉस्ट सेम है, यहाँ पे आ गया आपका जीपी भी सेम है, डेप्री नहीं चार्ज किया गया यहाँ पे, एंड यहाँ डेप्री चार्ज किया गया है। सो कितना डेप्री चार्ज किया, देखो मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, डेप्री चार्ज है आपका 1.5 करोड़ का। ओके,
अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 3.5 डेप्री जो हमने किया वो हमारा पैट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम हो गया। अगला है टैक्स। अब देखो यहाँ टैक्स में कितना हुआ, सेविंग इन टैक्स कितना आया 0.45 करोड़, विच इज नथिंग बट डेप्री चार्ज का 30%, टैक्स रेट 0.45। क्या हमने ऐसा सेम चीज कुछ इंटरेस्ट के केस में पढ़ा था कि हमने जितना इंटरेस्ट पे किया उतना हमें टैक्स शील्ड मिल गया, टैक्स बेनिफिट मिल गया? बस वही सेम टू सेम चीज हमें यहाँ पे करी है। हमने जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उतना हमें टैक्स में बेनिफिट मिल गया, टैक्स में शील्ड मिल गया, उतना हमें टैक्स पे कम करना पड़ा। 1.5 करोड़ का डेप्री चार्ज करने से मुझे 30% टैक्स जो उस पर लगता था वो बच गया। सिंपल। सो देखो 3.50, 3.95, 0.45 का मेरा डिफरेंस है प्रॉफिट में। सिंपल। सेम टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीसिएशन, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीसिएशन, एज सिंपल एज दैट। चलो अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये होता है कि अगर मैं पैसा यहाँ नहीं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कुछ ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्रोजेक्ट लगाया, अब मुझे ए प्रोजेक्ट में 9% का रिटर्न मिल रहा है, रादर में अगर बी प्रोजेक्ट लगाता तो मुझे 12% का रिटर्न मिलता। सो मेरा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, तो मेरा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 3% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो मैंने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी इस चीज को गेन करने के लिए, इट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने 9% कमाने के लिए 12% खो दिया, सो नेट कितना खोया, 12 खोया, 9 कमाया, मैंने 3% खो दिया, इट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो अगला है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है, एक बार जो मैंने पैसा खर्च कर दिया अब वो मेरा संक कॉस्ट है, वो मेरा इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। अब मुझे वापस से वो खर्च नहीं करना। एक तो होता है ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, उसको बोला जाता है ओपेक्स। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे कहा जाता है केपेक्स। सो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मुझे रिकरिंगली हर रोज, हर दिन, हर घंटे एक्सपेंस को इनकर करना पड़ता है। इट इज नॉट द संक कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट डालना ही पड़ेगा, इनकर करना ही पड़ेगा, बट क्या मुझे हर नए यूनिट बनाने के लिए नई मशीन डालनी पड़ेगी क्या? नो। सो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज जनरली माई संक कॉस्ट, कि वो मैं पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, संक कॉस्ट हो चुकी है मेरी वो। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स में जो पैसा ब्लॉक हो रहा है एरन करंट लाइबिलिटी से जो पैसा हमें यूज करने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड माई वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, मैंने डेटर्स को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिया, क्या मेरा पैसा ब्लॉक हुआ? यस। मैंने स्टॉक परचेज किया, मैंने कैश दिया होगा, पैसा ब्लॉक्ड। क्या मैंने डेटर्स को गुड्स सेल किया, उसमें पैसा ब्लॉक हुआ? यस। मैंने गुड्स को कैश में परचेज किया होगा, मैंने डेटर्स को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, तो मेरा पैसा तो ब्लॉक हुआ, मुझे वो पैसा 90 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद देंगे। तो यहाँ मेरा पैसा तो ब्लॉक हो रखा है। अगर मैं बोलूँ मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सो क्या मेरा पैसा यहाँ पे फ्री हुआ? यस। मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, सो मुझे क्रेडिटर से कुछ टाइम पीरियड मिला होगा गुड्स का पेमेंट करने के लिए। इसे कहा जाता है करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनता है ये। चलो नेक्स्ट है अलोकेटेड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो मैं अलोकेट करता हूँ, उसको मैं अपोर्शन करता हूँ, इनकर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मैंने रेंट पे किया है 18,000 रुपीज़ का पर मंथ। अब क्या मैं इसको पर यूनिट खर्च करूंगा क्या? क्या मेरे से दुकानदार ये बोलेगा क्या कि जितने यूनिट्स बनाओ उस पर 2 रुपये का रेंट दे देना? ना, मैं इसको अलोकेट करूंगा, अलोकेट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मैंने 1000 यूनिट्स बनाए, सो मैं 1.8 रुपीज़ पर यूनिट को अलोकेट करूंगा, अपोर्शन।
अगर मैंने 1500 यूनिट्स बनाए, सो क्या करेंगे, 18,000 डिवाइड बाई 1500, 18,000 डिवाइड बाई 1500, यहाँ पे 18 रुपये आएगा, सॉरी 18 रुपये पर यूनिट। यहाँ पे 12 रुपये पर यूनिट को अलोकेट करूँगा। अगर मैंने 2000 यूनिट्स बनाए सो मैं 9 रुपये पर यूनिट को अलोकेट करूँगा। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। चलो, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे कुछ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे क्या चीज़ लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर मुझे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे जगह क्या बहुत बड़ी चाहिएगी, छोटी चाहिएगी, मशीनरी कितनी चाहिएगी, स्टाफ कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं फिगर आउट करता हूँ। सो इसीलिए इसको कहा गया है कैश फ्लोज मुझे गिनना पड़ेगा। एक्चुअल कैश फ्लोज कंसिडर के लिए क्या क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी पड़ेगी। कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो, अब कैश फ्लो की कुछ अलग अलग कैटेगरीज है। कैश फ्लोज को कैसे कैटेगराइज किया गया है देखते हैं। एक है इनिशियल कैश फ्लो। इनिशियल कैश फ्लो मतलब इसको बोला जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आज डे 1 पे मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आज मुझे डे 1 पे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मुझे प्रोजेक्ट चालू करने से पहले क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो मेरा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलो, अगर ये फ्रेश प्रपोजल है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आएगा मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो। समझे। अगर मेरा रिप्लेसमेंट डिसीजन है, अगर मैं किसी मशीन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या आएगा, नया एसेट का कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट, एड या लेस इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। क्यों, हो सकता है मैं पुरानी मशीन को बेचूं, उससे मेरा कुछ वर्किंग कैपिटल का पैसा फ्री हो जाए। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो पुरानी मशीन बेची उससे जो पैसा मिल रहा है वो यहाँ लेस करेंगे। टैक्स एक्सपेंस ऑन सेविंग ए लॉस ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट को मैं बेच रहा हूँ, उससे क्या मुझे कुछ टैक्स लॉस या टैक्स प्रॉफिट हो रहा है, वो भी यहाँ प्लस माइनस करेंगे। चलो, एक पॉइंट समझते हैं अपन। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ओके, समझ आ गया होगा। इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट समझ आ गया होगा। ये पॉइंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मुझे अगर पहले प्रोडक्शन करना था ओल्ड मशीन से, तो मुझे स्टॉक ज़्यादा मंगा के रखना पड़ता होगा। हो सकता है वो मुझे कुछ स्टॉक के अंदर ऐसे चेंजेस करने पड़ते हो उसको मशीन में डालने के लिए, सो मुझे हो सकता है 5 दिन 10 दिन महीना भर स्टॉक ला के रखना पड़ता होगा। बट क्योंकि मैंने नई मशीन ली है, हो सकता है मेरा वो पैसा स्टॉक में ब्लॉक ही ना हो, मैं हाथों हाथ परचेज करके अंदर डाल दूँ, उससे मेरा काम हो जाए। सो हो सकता है कुछ मेरा वर्किंग कैपिटल भी उससे फ्री होगा। इंटरिम कैश फ्लो, इंटरिम कैश फ्लो मतलब प्रोजेक्ट के बीच बीच में मुझे ईयरली एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो जो मुझे मिलते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, और एनी कैश फ्लो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, उसे कहा जाता है इंटरिम कैश फ्लो। एनी टाइप ऑफ कैश फ्लोज विच आर रिकरिंग और अकरिंग टू मी और कमिंग टू मी विच इज ऑब्वियसली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ माई प्रोजेक्ट, उसे कहा जाएगा इंटरिम कैश फ्लोज। चलो, इसमें कैसा करेंगे आपको अभी बताया मैंने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट प्लस, या फिर उसको नेट प्रॉफिट भी ले सकते हो, प्लस डिप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी है, प्लस नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसे कहा जाएगा इंटरिम कैश फ्लो। अभी एक बार आप सिर्फ देख लो, समझ लो, मैं बता रहा हूँ वो एक बार याद कर लो। अपन जब सम्स करेंगे बाय गॉड बहुत मजा आएगा, इतना बढ़िया मजा आएगा, बोलोगे सर संतुष्टि मिल गई, कुछ पढ़ के दिमाग के परखच्चे खुल गए। चलो, सिमिलरली रिप्लेसमेंट डिसीजन में भी इस तरह का कुछ सीन होगा। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसमें आप करोगे नेट सेविंग्स माइनस नेट कॉस्ट, ये आ गया नेट इंक्रीज डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। बाकी सब चीज़ें सेम है, एक बार देखो सम्स क्या, आई एम ईगरली वेटिंग टू गिव यू माई सम्स। चलो, टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज मतलब लास्ट ईयर एट द प्रोजेक्ट completion, terminal cash flows in the last of year of the project, in the
लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। इसे कहा जाता है टर्मिनल कैश फ्लोज, कि लास्ट ईयर में मुझे कितना मिलेगा। या फिर मैं मशीन लगा के छोड़ दूं, ये मेरा लास्ट ईयर है, ये मेरा ग्रोथ का ईयर है, इसके बाद मुझे इनडेफिनेट पीरियड के लिए कुछ पैसा मिलता रहेगा। चलो, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर मेजरिंग कैश फ्लोज, कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमें, जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रीशिएशन। चलो, आपका अगर इनकम टैक्स हो गया होगा सो आपको समझ में आएगा, अगर आपका डीटी इनकम टैक्स बाकी होगा सो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्या होता है। एक होता है एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है वैल्यू एज पर इनकम टैक्स और ब्लॉक ऑफ एसेट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन लाई 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की मैंने इनकम टैक्स को भी बोली कि मैंने 1,00,000 रुपए की मैं मशीन लाया हूँ। अब मैंने डेप्री दिया इसके ऊपर 10%, मैं बुक में वैल्यू दे रहा हूँ 10%, यहाँ भी दे रहा हूँ 10%, बट मैं यहाँ दे रहा हूँ WDV के ऊपर एंड यहाँ दे रहा हूँ SLM के ऊपर। समझो मैंने 10% एक साल डेप्री दिया, यहाँ 90,000 का वैल्यू आया, यहाँ 10% का डेप्री दिया, यहाँ 90,000 का वैल्यू आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने वापस 10% का डेप्री दिया SLM के हिसाब से, यहाँ वैल्यू आया 80,000, यहाँ आएगा 9,000 और यहाँ आएगा 81,000। ठीक है, अब समझो मैंने इस एसेट को बेच दिया, मैंने इस एसेट को बेच दिया 80,000 में, सो माइनस 80,000, यहाँ तो आ गया 0, बट यहाँ पे क्या आएगा -80,000, यहाँ आएगा 1,000, एसेट की वैल्यू बच जाएगी एज पर इनकम टैक्स। क्यों? ये ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर आपके पास इस टाइप्स की और मशीन्स है सो आपका एक ब्लॉक बनाया जाएगा, सारी मशीन्स कंबाइंड इन अ ब्लॉक, एंड जब तक ब्लॉक नील नहीं होता, ब्लॉक 0 नहीं होता, डेप्रिसिएशन 0 नहीं करना है। मैं बोलूँ मेरे पास, समझो कि एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक मशीन है 10,000 की, एक मशीन और ली मैंने 10,000 की, या इसको रादर करो 5,000 की। ये मैं कर रहा हूँ बुक वैल्यू, बुक्स के अंदर यहाँ पे विजाविस अपन कंपेयर करते हैं इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स। यहाँ मैंने मशीन ली 10,000 की, यहाँ मैंने मशीन ली 5,000 की। सिंपल डेप्री चार्ज किया मैंने यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मेरा 9,000 एंड यहाँ 4,500 बच गया। सो यहाँ मेरा WDV बच गया, कैलसी हैंडी रखो गाइस, 9,000 प्लस 4,500 13,500, एंड मैं बोलूँ यहाँ पे मेरा WDV सेम बचेगा 13,500। बट अब अगर मैं ये मशीन, फॉर एग्जांपल ये मशीन मैंने बेची, यहाँ पे इसको हटाओ यहाँ से, अगर मैंने ये मशीन यहाँ बेची है 4,000 रुपये में, सो मैं बोलूँगा ये मशीन एज इट इज़ मेरे पास पड़ी है -4,000, ये 500 का मुझे यहाँ लॉस बुक करना पड़ेगा एज पर बुक वैल्यू, बट एज पर इनकम टैक्स ये नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, 4,000 का मशीन सेल, सो 13,500 माइनस 4,000, यहाँ मैं 9,500 पे WDV हो जाएगा, एंड यहाँ WDV हो जाएगा 9,000 रुपीज़। समझे? दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं ये मशीन 4,000 में ना और 2,000 में बेचता, सो यहाँ पे मुझे 2,000 माइनस करना पड़ता, यहाँ मेरे पास आता 11,500 का WDV, एंड यहाँ पे मेरे पास आता 4,500 में से 2,000 का सेल और 2,500 का मुझे लॉस बुक करना पड़ता। मेरा WDV तो 9,000 का ही रहता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड इनकम टैक्स की हिसाब से एसेट की वैल्यू। सो यहाँ जब तक मेरा ब्लॉक नील नहीं होगा। अब नेक्स्ट, अगर मैंने ये मशीन भी बेच दी फॉर एग्जांपल 7,000 में, सो मेरा यहाँ लॉस आ गया 2,000 रुपीज़, यहाँ मेरा ब्लॉक 0 हो गया एज पर बुक्स। यस, एज पर इनकम टैक्स क्या है, यहाँ मेरा 11,500 की मेरे पास WDV बच गई, माइनस मैंने ये मशीन बेच दी 7,000 में,
7,000 में मैंने मशीन बेच दी, सो यहाँ पे मेरा 11,500 माइनस 7,000 4,500। अब क्या मेरे पास ब्लॉक में एसेट है क्या? अगर है तो मैं ये कंटिन्यू करूँगा, अगर एसेट नहीं है मैं इसको लॉस बुक करके आगे बढ़ूंगा। सिंपल। अगर ब्लॉक में एसेट है सो WDV रहेगी, लॉस नहीं बुक करूंगा। अगर ब्लॉक में एसेट नहीं है WDV हटा दो, लॉस बुक कर दो। सिंपल। चलो एग्जाम्पल आपको दिया है, देखो क्या दिया है। सपोज ए लिमिटेड एक्वायर्ड न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख एट 20% डेप्रिसिएशन। मशीन इज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। WDV के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, सैल्वेज वैल्यू है 10,000 रुपए की। सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, फटाफट गिनोगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन द ईयर 5 इन द 2 केसेस शैल बी एज फॉलोज। कैसे ट्रीट करना है? सो डेप्रिसिएशन इन इनिशियल 4 ईयर्स विल बी कॉमन एंड WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5 शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। सो 1 लाख माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%, ये आ गया मेरा WDV एट द एंड ऑफ ईयर 4। ईयर 4 के एंड पे मेरे पास WDV 4960 है। समझो, अब मैं बोल रहा हूँ मैं मशीन, सपोज देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक, उस ब्लॉक में कोई और एसेट है ही नहीं, मेरा सिंगल एसेट है। तो मुझे क्या लॉस बुक करना पड़ेगा? यस। अगर एक एसेट है, वो एसेट 0 हो गया तो मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। देखो WDV एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लेस सेल वैल्यू ऑफ मशीन 10,000, ये आया मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और इस पे टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग। अगर मोर देन 1 एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक तो क्या करूंगा मैं, 40,000 माइनस सेल वैल्यू एंड इस पे मैं डेप्रीशिएशन चार्ज करता रहूंगा, वहां पे लॉस बुक नहीं करूंगा। देखो टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रीशिएशन, नो लॉस बुकिंग। सिंपल, समझ गए, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको एक एग्जांपल दिया है। नाउ सपोज इन द अबव 2 केसेस मेरा सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 50,000, तो क्या करेंगे? देखो WDV है 40,960, सेल किया मैंने इसको 50,000 रुपए में, प्रॉफिट कितना आया 4960 माइनस 50,000, 9040 मेरा गेन हुआ। उसका क्या ट्रीटमेंट आएगा? गेन पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों नहीं? मेरा मशीन तो लॉन्ग टर्म है। चलो बताता हूं। मेरी मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, ठीक है। मैंने डेप्री चार्ज कर करके WDV ला दी है, WDV ला दी है 25,000 रुपीस, ठीक है। अब अगर मैंने इसके ऊपर डेप्री चार्ज किया है, ठीक है। अगर इसे कहा जाएगा टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अगर मैं मेरी कॉस्ट के ऊपर एसेट सेल करता हूं, फॉर एग्जांपल इफ डेप्री चार्ज किया 75,000, चलो सो मैं आपको ये बताता हूं, मेरा कॉस्ट 10,000 1 लाख रुपीज माइनस डेप्री 75,000 WDV is 25,000. Now if this is sold for 20,000, I have to book loss, definitely yes. If this is sold for 50,000, I will need to book 20, rather अपन numbers अलग लेते हैं। If this is sold for 70,000, I will have to book minus, यहाँ करेंगे 25,000, I will have to book short term capital gain for 45,000. सो जितना मैंने डेप्री चार्ज किया है वो क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किया है, उस पर मैंने कितना बेनिफिट लिया है? 30% मैंने बेनिफिट लिया है। सो मुझे उसको 30% बेनिफिट से रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे जितना मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल, जितना मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उस पर जो टैक्स सेव किया है मुझे उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ इफ दिस इज सोल्ड फॉर 1,10,000, so what I will do, I will book 2 short term and long term. so मुझे 25,000 से 1 लाख तक अप टू 1 लाख शॉर्ट टर्म होगा, 75,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक करना पड़ेगा एंड 10,000 का मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना पड़ेगा। सो इसके ऊपर
यहाँ तक टिल हियर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अबव दिस, इस जोन में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन WACC। मैं जब WACC गिनता हूँ तो मैं वहाँ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड का कंसिडरेशन ले लेता हूँ। मैं WACC में क्या क्या लेता हूँ, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। सो KE, KP एंड KD, मैं तीनों को एवरेज करके WACC में इफेक्ट दे देता हूँ। सो मुझे इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मैं वहाँ गिन लिया और यहाँ भी गिन लूँगा, इट विल बी काउंटेड ट्वाइस। ओके, सो इसके लिए मुझे फाइनेंसिंग कॉस्ट को एक्सक्लूड करके क्या मेरा प्रॉफिट आता है। देखो फॉर एग्जांपल मेरा एग्जाम्पल दिया होगा, यस, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़ का, माइनस इंटरेस्ट है 5,000 का, 5,000 बच गया, टैक्स काट के 3,500 बचा, प्लस करूंगा मैं इंटरेस्ट इंटू 1 - T, या फिर और एक्सक्लूड फाइनेंस कॉस्ट अप फ्रंट, मतलब 10,000 में से 30% गया, 7,000 बच गया, 20,000 में से 30% गया, 14,000 बच गया। देखो 7, 14, 40,000 में से 30% गया, 28,000 बच गया। अपफ्रंट इंटरेस्ट कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड ही कर दो, यहाँ पे कंसिडर करो ही मत इसको। ये सब चीज़ें आपके स्टेप्स पूरे हट जाएंगे। डायरेक्टली क्या आएगा, दिस माइनस टैक्स, रादर ये दो हट जाएंगे डायरेक्टली। PBT, PA जो भी आएगा प्रॉफिट माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट। अपफ्रंट मैंने उसको हटा दिया। चलो इसके बाद और ओके, आपको दिया हुआ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स पता है आपको? डेफिनेटली यस, आई थिंक। प्री टैक्स मतलब टैक्स का इफेक्ट देने से पहले, पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स का इफेक्ट देने के बाद। सिंपल, और कुछ भी इसमें नया नहीं है, हम ये सब देख चुके हैं अपने रेशियो चैप्टर में। प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, रेशियो में देखा है हमने प्री टैक्स ROI, पोस्ट टैक्स ROI, एंड हमने ये शायद वहां भी देखा है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, पोस्ट टैक्स KD, पोस्ट टैक्स KE। चलो सो ये प्रिंसिपल हमें पता है, ये सेम टू सेम हम वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, बट वेरी इम्पॉर्टेंट, SP माइनस VC पता है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, आएगा EBIT रादर माइनस इंटरेस्ट, ये आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्लस डेप्री करेंगे तो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये आपको मैंने समझाया था, डेफिनेटली यस। हमने ऊपर एग्जांपल में समझा है कि कैश फ्लो से हमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है प्लस माइनस डेप्री करने के बाद। चलो नंबर 1 सम क्या बोलता है, आओ फटाफट स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन से। अब एक्चुअल मजा चालू होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट नंबर 1 सेज, नंबर 1 सेज ABC Limited is evaluating the purchase of new machinery with a depreciable base of 1 lakh, मतलब उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years एंड चेंज इन EBTD 45 in year 1, year 2, year 3 and year 4. Assume SLM depreciation 20% tax rate, compute cash flows. Very easy. चलो earnings before depreciation and tax EBDT क्या आएगा, 45,000, 30,000, 25,000 एंड 35,000। माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना है 1 लाख एंड 4 years की लाइफ, तो 1 लाख डिवाइड बाई 4, 25,000 का मेरा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट आ जाएगा अपना अर्निंग्स बिफोर
टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना, 20,000, 15,000, 0, 10,000। ओके, माइनस करूंगा इसमें से टैक्स, टैक्स कितना है मेरा, 20% टैक्स रेट है, 4,000, 15 इंटू 2 3,000, 0, 2,000। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 16,000, 12,000, 8,000। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि मुझे अर्निंग्स से लेके कैश फ्लो पे जाना है, मुझे यहाँ आना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं जिसको मुझे बाद में एड ऑन करके कैश फ्लो पे जाना पड़ता है। बताओ क्या मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया? हाँ किया। क्या उससे कैश फ्लो गया, कैश आउटफ्लो हुआ, मुझे कैश देना पड़ा क्या? नो, ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने इसके लिए कुछ भी कैश नहीं दिया। सो मुझे प्लस करना पड़ेगा यहाँ डेप्री 25,000 सब में फ्लैट प्लस हो जाएगा। सो CFAT कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 16,000 प्लस 25,000 41,000, 25 प्लस 12 37,000, 25,000 33,000। क्या सेम आ रहा है? 41, ओ कुछ मिस्टेक, ओके ठीक है, चलो गाइस यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे 30 माइनस 25 5,000 बचेगा, 1,000 टैक्स में जाएगा, 4,000 बचेगा, 29,000 आ जाएगा। 25 और 33 डेफिनेटली ये समझ में आता है, आपको समझ में आता है? यस। चलो, सो इसको आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हो, कुछ भी नहीं है, अपन ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने कैश फ्लो निकालना सीखा है हमारे नेट प्रॉफिट से। चलो नंबर 2, हमने सेक्शन 1 देखा, सेक्शन 2 क्या बोलता है? कैपिटल बजटिंग की कुछ टेक्निक्स है, हमें उस टेक्निक्स को फॉलो करके कैपिटल बजटिंग को कैरी आउट करना पड़ेगा। सो कैपिटल बजटिंग कैसे करेंगे, अब वो यहाँ हम सीखेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। और स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग वाली, इन दो चीज़ों में नो डिस्काउंटिंग और नो इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिफरेंस इफेक्ट नहीं दिया जाता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर अभी भी बोल रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर नहीं देखा है, नहीं आता है, आई रिक्वेस्ट यू जाके एक बार रेफर कर लो, अगर आता है बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो ग्रेट, वी आर गुड टू गो। चलो, सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या होती है? पहला है पे बैक पीरियड। मुझे पे बैक पीरियड से क्या मालूम पड़ता है? सो पे बैक पीरियड से मालूम पड़ता है मुझे पैसा कितने दिन में वापस मिल जाएगा, कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने साल में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। ओके, ये है मेरा पे बैक पीरियड। चलो, सो स्टेप्स जाने दो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ हमारे सम्स कैसे सॉल्व होंगे, हम वो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म कैश फ्लोज, अगर हमारे पास कैश फ्लो सेम है, मुझे हर साल 10 हज़ार ही मिलेगा, ऐसा केस बहुत रेयरली होता है, कभी भी कैश फ्लो सेम नहीं होते। अगर आप एफडी भी करवाते हो, सो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है, हमें कैश फ्लोज अलग अलग हर साल मिलते हैं। एंड यहाँ पे है नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज, अगर कैश फ्लोज अलग अलग मिले तो क्या? चलो, सो पहला यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। फॉर्मूला बहुत टफ है सर, चलो लॉजिकली समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं क्या होता है। चलो, सो आपने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की, यहाँ से आलू डालेंगे, यहाँ से सोना निकलेगा। समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यस, हमने एक मशीनरी परचेज की, 1,00,000 रुपए की मशीन परचेज की, यहाँ से आपको आलू डालना है, यहाँ से निकलेगा आपके सोना। सो अब मैं बोलूँगा कि मुझे मशीन से कैश फ्लो आएगा 20,000 रुपये पर ईयर। मेरा पे बैक पीरियड PBP क्या हुआ, कैसे निकालोगे?
1 लाख का इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 20,000 एनुअल कैश फ्लोज, ये कट करके आ जाएगा 5 ईयर्स। मुझे 5 साल में पैसा मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर मैं बोलूँ मैंने एक मशीनरी परचेज की है 80,000 की, एंड मैंने यहाँ पे कैश फ्लोज मेरे 4,000 रुपये के है, 4,000 रुपये के है, तो मुझे कितने साल में पैसा मिलेगा? अब मैं क्या करूँगा, पे बैक पीरियड 80,000 डिवाइड बाई 4,000, 3030 कट 4 2 एंड 0, मुझे 20 ईयर्स में मेरा पे बैक पीरियड मिल जाएगा, मुझे पूरा पैसा पे बैक हो जाएगा। सो क्या है टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट? लेट्स सी द फॉर्मूला। टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने इनिशियली आज के दिन में कितना कैपिटल लगाया, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये है 1,80,000, ये मेरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुडे। इनिशियल कैपिटल यहाँ लिखो, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या किया मैंने, एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, मुझे हर साल कैश फ्लो कितना मिलेगा, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स मुझे कितना मिलेगा। सो क्या मेरा फॉर्मूला सेम बैठता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ये मेरा फॉर्मूला बैठेगा इसका। लिख लेना एक बार, बहुत बढ़िया इजी। चलो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है अपनी। नंबर 4 क्या बोलता है, आओ रीड करते हैं। सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपीज एंड यील्ड्स एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs। प्रोजेक्ट का कॉस्ट है मेरा 20 lakhs रुपीज़ का, कॉस्ट है मेरा 20 lakhs का, एंड मुझे एनुअली प्रॉफिट देता है 3 लाख का। डेप्रीशिएशन इज चार्ज 12.5% SLN। सो हाउ मच इज माई डेप्रीसिएशन, 20 lakhs into 12.5%, 20 lakhs into 12.5%, 2.5 lakh is my डेप्रीसिएशन। ओके, सो क्या इस प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने डेप्री ऊपर से लेस कर दिया होगा क्या? डेफिनेटली यस। सो आप ये क्यों नहीं बोलते कि सर डेप्री ऐड करके ही कैश टैक्स माइनस कर दो? मेरे भाई समझा, उसमें टैक्स का बेनिफिट जो है डेप्री पे कंसिडर ही नहीं होगा, कैसे कर सकते हैं वो? चलो, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 lakhs, टैक्स कितना है 50%, माइनस टैक्स करेंगे 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया मेरा 1.5 लाख। अब मैं प्लस कर दूंगा डेप्री 2.5 लाख, सो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4 लाख का। अब मैंने जो इससे पहले बोला था वो याद करो, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाख पे 2.5 लाख ऐड कर दूं, 3 + 2.5 5.5 माइनस टैक्स करूं, टैक्स 50%, तो क्या मेरा आएगा क्या, ये 2.75 आएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं करना है मुझे ऐसे नहीं करना है। इसका आप एक तरीका और निकाल सकते हो, जो कि है अगर मैंने डेप्री चार्ज ना किया होता, इफ नो डेप्री इज चार्ज, इफ नो डेप्री चार्ज्ड, सो मेरा प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट कितना होता मेरा प्रॉफिट, 3 + 2.5 5.5 5,50,000। ठीक है, मैं थर्ड तरीका बता रहा हूं इसका, माइनस मैं सीधा सीधा टैक्स कर दूंगा, टैक्स कितना आया 50%, यहाँ बच जाएगा 2,75,000। बट क्या मैंने डेप्री चार्ज किया होता, सो कुछ टैक्स सेव किया होता, तो प्लस करूंगा टैक्स सेव्ड ऑन डेप्री, कितना टैक्स सेव्ड ऑन डेप्री है 250 इंटू 50%, ये आएगा 1,25,000। सो मेरा यहाँ आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा समझने का कि अगर मैंने डेप्री नहीं चार्ज किया होता तो मेरा प्रॉफिट आता 5.5 लाख, यस। अब उस पर मैं डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दूं, एंड अगर डेप्री चार्ज किया होता तो कितना टैक्स मेरा बच जाता, वो टैक्स मेरा बच गया डेप्री चार्ज करने की वजह से। सो यहाँ मेरा आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला बहुत इजी है, हमें काम करना है उसके इनिशियल्स पे, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, बाकी तो हमें सिर्फ पुट करना है।
ओके, समझ में आया ये चीज़ आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब इसमें आंसर क्या निकलेगा, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज माई 20 लाख रुपीज़ एंड एनुअल कैश फ्लोज जो मुझे हर साल सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म कैश फ्लोज, वो आएंगे मेरे 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ यहाँ आ जाएगा 5 ईयर्स, 4 5 20। सो 5 ईयर्स में मुझे पे बैक पीरियड पूरा का पूरा मिल जाएगा। कैसे? देखो 4 लाख फर्स्ट ईयर मिला, 4 लाख सेकेंड ईयर मिला 8 लाख, थर्ड ईयर भी सेम मिलेगा 12 लाख, फोर्थ ईयर मिलेगा 16 लाख, फिफ्थ ईयर में जब मिलेगा 4 लाख, वो आपका 20 लाख पूरा कर देगा। सो ये है आपका पे बैक पीरियड जिसमें मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट नहीं लिया है। चलो, सो अगला है पे बैक पीरियड व्हेन योर कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म। जब आपके हर साल कैश फ्लोज अलग अलग अक्रू हो तब पे बैक पीरियड क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आ जाओ फटाफट। सपोज XYZ लिमिटेड इज एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ 2 लाख रुपीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज एज फॉलोज। एनुअल कैश इनफ्लोज, सो यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं कैश इनफ्लोज दिया हुआ है 80 60 60 20। ओके, its payback period shall be computed by using cumulative cash flows as follows। सो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है हमें कि मेरे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 80,000 रुपये रिकवर हो गए, सेकेंड ईयर में 80 + 60 कितना हुआ, 80 + 60 हमारे 140 रिकवर हो गए। नेक्स्ट 140 + 60 2 लाख रिकवर हो गए। नेक्स्ट 2 लाख + 2,20,000 2,20,000 रिकवर हो गए। मुझे करने कितने थे, देखो मुझे करने थे 2 लाख रुपए रिकवर, कितने हो गए 2,20। 2 लाख रुपए एग्जैक्टली कहाँ रिकवर हुए, ईयर 3 में। यहाँ मेरे पूरा पे बैक आ गया। सो मेरा पे बैक पीरियड विल बी 3 ईयर्स, एज सिंपल एज दैट। इतना ईजी है। चलो अभी सपोज आपको दिया है अबव एग्जाम्पल में, अगर आपका आउटले 2,05,000 होता, सो अगर आपको 2,05,000 रिकवर करने होते, अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ 2,05,000 रिकवर करने होते तो कैसे करते आप। आपने ईयर 3 तक आपने 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए, फिर यहाँ से यहाँ आपको 20,000 रिकवर करना है। आपको कितने में से रिकवर करना है, 5,000 रिकवर करना है। सो 5,000 अपॉन 20,000। या फिर मैं आपको बोलूं कि मैंने 3 ईयर्स में 2 लाख रिकवर कर लिए, अब मुझे सिर्फ 5,000 और रिकवर करने हैं। सो 5,000 अगर मुझे एक साल में, मैं बोलूं पूरे साल में 20,000 मिल रहे हैं, सो 6 महीने में मुझे 10,000 मिलेंगे, डेफिनेटली यस। एंड ये 6 मंथ्स में मुझे 10,000 मिलेंगे और बाकी हाफ करूंगा 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स में मुझे 5,000 मिलेंगे। सो इट विल बी 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। या फिर आप कर सकते हो इसको 1/4, सो 3 + 1/4 ऑफ ईयर, 3 + 1/4 ऑफ ईयर, सो 3.25 ईयर्स और 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, एज सेम एज दैट। सेम है दोनों, देखो ये रहा 3 + 1/4 ईयर या फिर 3 साल और 3 महीने। चलो एडवांटेजेस लिमिटेशंस कल यहाँ लिखता हूँ मैं, सेल्फ रीड। चलो अब है पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है हमने पता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। सो PBP रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई PBP, एज सिंपल एज दैट। इतना इजी है, 1 डिवाइड बाई PBP, जो भी PBP आता है उसको 1 से डिवाइड कर दो, या आपका आएगा पे बैक रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है इन्वेस्टमेंट आपका 20,000, कैश फ्लो आपका 4,000, यूजफुल लाइफ आपका प्रोजेक्ट का 10 साल। सो पे बैक पीरियड कितना आएगा। सो आप बोलोगे 20,000 डिवाइड बाई 4,000, यहाँ आएगा 5 ईयर्स एंड 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0.20 आएगा पे बैक पीरियड रेसिप्रोकल। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग बुक रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये ARR क्या होता है, मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। सो ARR क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न,
या फिर एवरेज अकाउंटिंग बुक रेट ऑफ रिटर्न। हमें ये देखना है कि मतलब कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर हमने कितना प्रॉफिट किया है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला शायद आपको सिंपल लग रहा होगा, उतना ही उससे ज़्यादा सिंपल आपका सम है। आओ देखते क्या है। सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ 3 लाख रुपया, हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 years, सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीन इज 90,000, PBDT फॉर ईच ईयर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, PBD नॉट T, PBD इज 150। ओके, सो आपका यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके सिंपल। अब बताओ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आया। अब पीबीडीटी आपका है 150 150 150 हर 3 साल के लिए आएगा। यहाँ अपन सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन 150 फॉर फर्स्ट ईयर, 150 फॉर सेकेंड ईयर, 150 फॉर थर्ड ईयर। सिंपल। चलो अब मुझे क्या डेप्रीशिएशन ऐड करना है, लेस करना है। मुझे जाना है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। सो माइनस, सबसे मैं क्या करूँगा, पीवीडी माइनस डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन माइनस डेप्रीशिएशन करूँगा और उसमें से मैं फिर टैक्स माइनस करूँगा। चलो फटाफट इसको एक बार रुको, मैं बताऊँ वैसे वैसे करते जाओ सॉल्व। सिंपल। सो मेरा डेप्री कितना आएगा इसमें, डेप्री है मेरा किस निकले का डेप्री मेरा 3 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट माइनस 90,000 का सैलवेज वैल्यू अपॉन 3 years की लाइफ। सो मेरा 70,000 का डेप्री आएगा पर ईयर। 70,000 70,000 70,000 माइनस करोगे। सो पीबीडी आपका, पीबीडी नहीं आपका आएगा PAD, पैड, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन। यहाँ आएगा 80,000 80,000 80,000। अब ये बताओ मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है। डेफिनेटली इसका एवरेज करोगे सो एवरेज प्रॉफिट आएगा 80,000 एक साल का। डन। अब ये बताओ मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू है 3 लाख और जब मैं प्रोजेक्ट खत्म करूंगा बेचूंगा तो क्लोजिंग वैल्यू होगी मेरी 90,000। सिंपल। अब इसका आपको एवरेज ले लेना है, कितना आएगा 3,90,000 डिवाइड बाई 2, 1,95,000। यहाँ आपको फिर ये देखना है कि मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट पे एवरेज रिटर्न कितना आया। सो 80,000 डिवाइड बाई 1,95,000, ये आएगा आपका 41.025%। डन। आंसर चेक करो इसका, 41.025 ये रहा 41.03%। ये हमने कर लिया फर्स्ट मेथड। ठीक है। चलो हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 3 years। सो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। डन। सो ये हमने पहला सॉल्व किया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा ईयर वन के लिए, ईयर वन के लिए प्रॉफिट था हमारा 80,000। ईयर वन के लिए इन्वेस्टमेंट कितना था, ईयर वन के लिए इन्वेस्टमेंट था हमारा 3 लाख रुपए का। ये कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 300, 26.67%। ठीक है। ईयर 2 के लिए हमारा प्रॉफिट था 80,000। बुक वैल्यू कितना था इन्वेस्टमेंट का, हमने 3 लाख में से 70,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा। सो यहाँ मेरा 230 का ही इन्वेस्टमेंट बच गया होगा। सो 80 डिवाइड बाई 230, ये आएगा 34.78%। अब ईयर 3 के लिए मेरा कितना रहा होगा, सेम प्रॉफिट आएगा बट ये मेरा बुक वैल्यू कम हो जाएगा। यस, बुक वैल्यू हो जाएगा 230 में से भी मैंने 70 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा। सो यहाँ मेरे पास 160 बचेगा, ये आएगा 50%। अब मुझे इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है कि मेरा एक साल का एवरेज प्रॉफिट कितना, 26.67 प्लस 34.78 प्लस 50 डिवाइड बाई 3, इट विल बी इक्वल टू 37.15%। वेरी इजी। ये देखो ये आंसर रहा, वेरी इजी। इसको निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है। चलो अब तीसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है
कि मेरा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना, ये बहुत सिंपल है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट है मेरा 80,000 का एवरेज प्रॉफिट, एंड मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना, एवरेज इन्वेस्टमेंट है मेरा 3 लाख रुपीज का। सो ये 80,000 डिवाइड बाई 3 लाख आएगा 26.67%। वेरी इजी, ये रहा, तीनों तरीके से हमने सॉल्व किया। ओके चलो, समझ में आया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। इजी, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस, सेल्फ रीड, लिमिटेशंस, सेल्फ रीड। गाइज बहुत इजी है, एक बार आंख से घुमा लोगे ना समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, बहुत इजी है। चलो अगला चलते हैं अपन। नंबर 2 इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे पैट दिया हुआ है एंड डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है। सो पैट एंड डेप्रीशिएशन है मेरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। ओके, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर एंड ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्री, दिस बेसिकली पैट है मेरा, ये मेरा पैट ही है, कुछ भी नहीं है। फैंसी टर्म्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्री, हमेशा वैसा ही होता है बुक्स में, पैट एंड डेप्री के बाद ही निकलता है पैट। सो सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर 5 द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट में मुझे 80,000 इस मशीन के मिल जाएंगे, मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो ढूंढ के निकालो। आओ स्टार्ट करते हैं। सो क्या बोला, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये मेरा, इसका निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 460 डिवाइड बाई 5, 460 डिवाइड बाई 5 92,000, एंड 92,000 को डिवाइड बाई कर लो 10 लाख रुपीज़ से, यह आएगा 9.2%। और क्या करोगे, पूरा 460 डिवाइड बाई 10 लाख करोगे, एंड फिर कितना आएगा, ये आएगा आपका 46%। अब 46% डिवाइड बाई 5 करोगे, सेम 9.2% आ जाएगा। इजी, वेरी इजी, इजी कैटेगरी में डालोगे इसको। चलो नंबर अगला क्या हुआ, ओके आपको इसमें भी दो तरह से दिया हुआ है, पहला ये निकाला है, ओके ओके ओके, चलो दूसरा निकालते हैं। अब ये बताओ, मेरा एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, 92,000, बट मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना रहा, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। चलो ओपनिंग वैल्यू कितना है मेरा 10 लाख का, क्लोजिंग वैल्यू कितना है मेरा 80,000 का, इसमें किसी का घर जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 10.8 डिवाइड बाई 2, 5.4 लाख रुपीज़। सो इसका ARR कैसा निकलेगा, 92,000 डिवाइड बाई 54, 5,40,000, 92 डिवाइड बाई 540, 17.037 या 04, क्या लिखा है इन्होंने 17.04। चलो समझ में आएगा, आगे बढ़ते, वेरी इजी में डाल सकते हो इसको आप, नो इश्यूज। चलो नंबर अगला है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अब हमें डिस्काउंटिंग करना सीखना है। वंस अगेन डिस्काउंटिंग का लेक्चर जाके देख लेना, देख चुके हो तो वेलकम। चलो सो डिस्काउंटिंग टेक्निक में पहला है हमारा NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हम सीखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की हमें NPV कैसे निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज की नेट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू बट नेट, मेरा कितना गया मुझे कितना मिला, क्या मेरा कितना गया मुझे कितना मिला, उसका नेट वैल्यू आज के टर्म्स में नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो फॉर्मूलाज आपको नहीं याद करने पड़ेंगे, मैं पूरा समझाऊंगा, फटाफट ये सब आप छोड़ देना। नंबर 3, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड नेट कैश फ्लोज फॉर द ईयर इज, ईयर 1 55,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 15,000, फर्दर कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10,000। चलो सो ये बताओ
ये मेरी टाइमलाइन है। मुझे आज ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इतना इतना मुझे मिलने वाला है, इतना इतना मुझे मिलने वाला है। ईयर 1 पे क्या होगा, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,00,000 रुपए, -1,00,000 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ईयर 2 पे मुझे कितना मिलेगा, ईयर 2 पे मुझे मिलेगा, ईयर 1 पे सॉरी मुझे मिलेगा 55,000 रुपीज़ मुझे मिलेगा। ईयर 2 पे मिलेगा 80,000 रुपीज़ एंड ईयर 3 पे मिलेगा 15,000 रुपीज़। एंड मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बोल सकते हो आप 10% है। क्या करोगे आप? आपको मैंने समझाया था अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि आपको मैं कोई पैसा 1 साल बाद में दूं या आज में दूं। कोई पैसा मैं आपको 1 साल बाद दूं या इसको मैं आपको आज दूं, क्या वो डिफरेंट रहेगा? यस, वो डिफरेंट होगा। क्या 2 साल बाद दूं या आज दूं वो चेंज होगा? यस। क्या 3 साल बाद दूं और आज दूं वो चेंज होगा? डेफिनेटली यस, वो चेंज होगा। तो मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इस पैसे को यहाँ लेके आना है, इस पैसे को यहाँ लेके आना है एंड इस पैसे को यहाँ लेके आना है एंड यहाँ पे फिर इसके साथ उसको नेट ऑफ करना है। ये देख लो, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, आपको इतना पैसा यहाँ से लेके आना है एंड फिर यहाँ पे नेट ऑफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरा 10%। सो अगर मैं इस पैसे को यहाँ लेके आता हूँ सो कितना होगा मेरा? सो 55,000 कैसे करोगे आप? 55,000 मैं बताऊँ आपको, 55,000 डिवाइड बाई 1.10, डेफिनेटली कितना आएगा? 55,000 डिवाइड बाई 1.10, ये आएगा 50,000 रुपीज़। अब मुझे 80 को भी यहाँ लेके आना है, मुझे 15 को भी यहाँ लेके आना है। सो 80,000 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 2 करेंगे अपन डेफिनेटली। सो 80,000 कैलसी लो फटाफट, मैं बताऊँ कैसे करना है। प्रेस करो कैलसी पे, 55,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स आ गया, डेफिनेटली यस। अब अगर आप एक एक करके कैलकुलेट करोगे तो एक एक करके गिनो पहले, फिर बताता हूँ उसका शॉर्टकट क्या है। क्या है ना, संघर्ष करना पहले ज़रूरी है फल लेने से पहले। सो 80,000 डिवाइड बाई 1.1, क्योंकि स्क्वायर है सो इक्वल्स इक्वल्स हमने पढ़ा था डेफिनेटली यस। 66,115, 66,115, फिर 15,000 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 3। सो 15,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल 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 कितना आया? 11270, 11270। सो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 50,000, 11270 प्लस 66,115, ये आएगा 1,27,000, 1,27,385। अब इसको इसमें से नेट ऑफ करोगे क्योंकि हमें एनपीवी निकालना है, इसको इसमें से नेट ऑफ करोगे। ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू और ये है मेरा इनिशियल आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस करने के बाद नेट निकलेगा 27,385, 27,340। देखो 1,00,000 1,50,000 में 10-20 रुपये का डिफरेंस चलता है। वेल एंड गुड, एग्जाम में कोई इसको गलत नहीं करेगा, आई बेट, आई कैन गारंटी यू। चलो सो क्यों किया गया? क्योंकि अपन ने इसको कैलसी पे गिना है। अगर अपन इनके हिसाब से गिनेंगे सो कैसे आएगा? सो ये करो आप 55,000 इंटू 0.909, कितना आया ये करोगे? 55,000 इंटू 0.909, 49,995। अगला है 80,000 इंटू 0.826, कितना आएगा? 80,000 इंटू 0.826, 66,080। एंड लास्ट 15,000 इंटू 0.751, 15,000 इंटू 0.751, 11,265। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,27,340 माइनस 1,27,340, ये हमारा आ गया एनपीवी, सेम एज दैट, सिंपल। चलो अब इसको करने का शॉर्ट तरीका, पहले बुक वालों के हिसाब से करते हैं। ये जो दिया है पहले बुक वालों ने, ये यहाँ पे लिख के इनके हिसाब से करते हैं, फिर अपन अपनी तरफ से करेंगे। चलो क्या कर रहे हैं, आपको कैलसी उठाओ फटाफट, मैं बोलता हूँ वैसे वैसे टाइप करते जाओ। 55,000 डिवाइड बाई 1.1, ये अपना तरीका है।
अभी डिवाइड नहीं करेंगे, वापस जीरो करना। 55,000 इंटू 0.909 इक्वल दबाना, इक्वल दबाना एंड देन M प्लस दबाना। यहाँ पे एक बटन होगा आपके पास M प्लस का, ये लास्ट बटन M प्लस, ये वाला बटन। डन, M प्लस प्रेस कर दिया आपने। चलो 50,000 इंटू 0.909 इक्वल M प्लस। अगला 80,000 इंटू 0.826, कुछ मत दबाना, M प्लस के बाद डायरेक्टली 80,000 इंटू 0.826 इक्वल M प्लस, मैंने बोला वैसे। नेक्स्ट है 15,000 इंटू 0.751, 15,000 इंटू 0.751 इक्वल M प्लस। वेट, कुछ मत दबाओ। अब डायरेक्टली यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको MRC का, ये बटन MRC जीरो के जस्ट नीचे, इसको प्रेस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 127,340, ये फिगर आपको मिल जाएगा। डन। अब माइनस कर दोगे 1 लाख, ये आ गया आपका NPV 27,340। ये बुक का तरीका। अब अपना तरीका क्या करेंगे, ये जो है ना इनको कैलसी पे एग्जीक्यूट करेंगे। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 55,000 डिवाइड बाई 1.10 और इक्वल प्रेस करेंगे, फिर M प्लस भी प्रेस करेंगे। सिंपल, 55,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल M प्लस, ये आपका आएगा 50,000 रुपये, ये आपका आएगा 50,000 रुपये, ये हमने निकाला यहाँ पे। इसके बाद 80,000 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर करना है हमें, सो इक्वल 2 बार प्लस करना पड़ेगा एंड देन M प्लस करेंगे। 80,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल 2 बार इक्वल देन M प्लस, तो 66,115 जो है आपका वो M प्लस में चला गया। अगला 15,000 इंटू डिवाइड बाई 1.10, इसको 3 टाइम्स करना है, सो 3 बार इक्वल्स, जो हमें मेमोरी में ऐड करना है, हमें ये मेमोरी में ऐड करना है, वो ऐड हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एंड देन M प्लस। अब सिर्फ MRC प्रेस करना, मेमोरी रिकॉल करो, 127,385, देखो आ गया 127,385, ये आंसर आपका भी आ रहा होगा 127,385। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस करोगे 1 लाख, तो आपके पास ये नंबर मिल जाएगा NPV का। सिंपल, इजी। ये तभी समझ में आएगा जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा होगा। इजी लिखो इसको और जाने दो, ये बहुत इजी सम है। ऐसे सम्स जनरली MCQ में आएंगे या एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलो नंबर 4 क्या बोलता है, ABC लिमिटेड is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment. The company uses net present value technique to evaluate the projects. Capital budget is limited to 5 lakh, which ABC believes is the maximum capital it can raise. इससे ज़्यादा पैसा वो रेज नहीं कर पाएगी। The initial investment and the projected net cash flow for the year each project are shown below. आपके प्रोजेक्ट ABCD, आपको नीचे उसके दिए हुए कैश फ्लोस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, के है आपका 12%। डन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट NPV ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स 1 2 3 4 या ABCD रादर, आपको ABCD की NPV ढूंढनी है, सबकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ढूंढनी है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो मैं आपको प्रोजेक्ट A एंड B खुद करके बताऊंगा, अभी C एंड D अपन होमवर्क में करेंगे, आप खुद से सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तो मुझे बताओगे कमेंट में लिख के, मैं आपको बताऊंगा। चलो सो मुझे प्रोजेक्ट A देखना है एंड प्रोजेक्ट B देखना है। चलो अपन C भी देख लेते हैं, D आप खुद करोगे होमवर्क के अंदर, D आप खुद करोगे होमवर्क में, हम 3 देख लेते हैं। ओके सो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोड़ो, प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। आपको मैंने बताया था अगर आपके कैश फ्लो सेम है, अगर इफ लिखो, इफ कैश फ्लोज आर सेम वी कैन यूज PVFA। याद है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बार बार मैंने बोला, आप देख के आ जाना इसको। सो अब PVFA हम अगर यूज़ करेंगे जब कैश फ्लो सेम होगा, अगर कैश फ्लोज अलग अलग होगा, इफ कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म, डोंट यूज PVFA,
यूज पीवीएफ फॉर ईच ईयर। ये मैंने नोट्स वहाँ भी लिखवाए थे बट मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप वापस नोट डाउन कर लेना इसको। चलो, सो अगर पीवीफा हम यूज़ करना है तो कैश फ्लोज यूनिफॉर्म चाहिए, सेम या फिर यूनिफॉर्म। सो मेरा कैश फ्लो यहाँ यूनिफॉर्म है तो मैं पीवीफा यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ करूँगा मैं? 1 2 3 4 5 ईयर्स का पीवीफा 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 फॉर 10%, नहीं कितना कॉस्ट है हमारा? 12%। फॉर 12% फॉर 5 ईयर्स। कैसे निकालेंगे? कहा था मैंने डिवाइड में 1 आफ्टर वाला नंबर कांस्टेंट होता है, 1 के बाद 1 डिवाइड बाय जो करूंगा वो नंबर कांस्टेंट होता है, एल मल्टीप्लीकेशन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। सो 1 डिवाइड बाय 1.12 प्रेस 5 टाइम्स इक्वल्स 1 2 3 4 5 एंड देन प्रेस GT 3.6047। ये आंसर आना चाहिए 3.6047 3.6047। अगर हमें एक एक साल का निकालना है तो हम एक ही साल का निकाल सकते हैं। कैसे? 50,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल्स करोगे, यहाँ लिखोगे 44 642.85 642.85, इसको डालोगे एम प्लस में, एम प्लस। नेक्स्ट 50,000 डिवाइड बाई 1.12 दो बार इक्वल्स, इक्वल इक्वल देन एम प्लस, ये आएगा 39,859.69। 50,000 डिवाइड बाई 1.12 तीन बार इक्वल्स एंड देन एम प्लस 1 2 3 4 सॉरी इक्वल एम प्लस इक्वल इक्वल एम प्लस इक्वल 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 एम प्लस 35,589.01। नेक्स्ट 50,000 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 टाइम्स इक्वल एंड देन एम प्लस 31775.90। 50,000 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल एंड देन एम प्लस 28,371.34 एंड लास्ट में करोगे प्रेस MRC, ये आएगा 1,80,238। ये आंसर आ रहा है, सो आप एकदम करेक्ट हो। 180,238.81, इसको आप पीछे 9 भी डाल सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, अब इसको अगर हमें एक एक ना गिनना हो, हमें पूरा इसको एक साथ गिनना हो तो क्या करेंगे? पीवीफा निकालेंगे इनटू कैश फ्लो कर देंगे, विच इज 50,000। कितना आता है? 50,000, एक मिनट पहले चेक करना वापस। 1.12 डिवाइड 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल्स एंड देन GT 3.604। यस, इनटू करोगे 50,000 रुपीज़, कितना आएगा? 180,238.81। देखो दोनों आंसर्स एकदम हूबहू सेम है। बहुत इजी है ये निकालना, समझ में आया आपको? पीवीफा फॉर 12% 5 ईयर्स मैंने डिटेल में वो लेक्चर में बताया है। हम अब थोड़ा फास्ट रन करेंगे हमारा लेक्चर को। चलो अब फटाफट बी का निकालेंगे। 40,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल एम प्लस 35,714। या फिर अगर हमें ऐसे करना है, हम यहाँ पे पीवीफ्स लिख देंगे। पीवीफ्स लिख देंगे, क्या पीवीफ्स है हमारे? 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल करोगे 0.8928, सो 0.893, फिर इक्वल दबाओगे 0.797, फिर इक्वल दबाओगे 0.7117 है, सो 712 कर दो, फिर इक्वल दबाओगे 0.635, फिर इक्वल करो 0.567। अब हमने पाँचों साल के पीवीफ्स निकाल लिए हैं, हमने पाँचों साल के पीवीफ निकाल लिए हैं। पीवीफ्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर्स। सो हमें पीवीफ्स निकाल लिए, अब हमें इनसे मल्टीप्लाई करते रहना है, पीवीफ इनटू कैश फ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवीफ
इनटू कैश फ्लो। अब ये हमें स्टेप करते रहना है। सो देखो 50,000 इंटू 0.893 क्या 44,650, देखो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आया। सो अब यहाँ करो 40,000 इंटू 0.893 35,720। एम प्लस करना मत भूलना। 50,000 इंटू 0.797 इक्वल एम प्लस 39,850। फिर ये दो हो गए। 70,000 इंटू 0.712 इक्वल एम प्लस 49,840। फिर 75,000 इंटू 0.635 इक्वल एम प्लस 47,625। फिर 75,000 वापस इंटू 0.567 इक्वल एम प्लस 42,525। अब इसका आंसर निकालोगे आपको आ जाएगा MRC से 215,560। आपका आंसर आएगा 215,560। ठीक है। अब इसको आप और एक तरह से भी निकाल सकते हो। कैसे? 40,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल्स करोगे 50,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल्स m प्लस 70,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल m प्लस 75,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल 4 बार फिर m प्लस 75,000 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 बार इक्वल्स करना एंड देन उसको m प्लस करना, लास्ट में जाके MRC करना। मैं इसको आपके लिए यहाँ पे होल्ड रख रहा हूँ, फटाफट एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डन? समझ में आया? डन? आगे बढ़ूँ मैं? क्लियर है ना ये? चलो सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सो क्या आएगा अब? नंबर सी को निकालने के वही सेम दो तरीके। 75,000 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल m प्लस दिस डिवाइड बाई 1.12 दो बार इक्वल m प्लस डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 बार इक्वल m प्लस डिवाइड बाई 1.12 4 बार इक्वल m प्लस डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 बार इक्वल m प्लस एंड लास्ट में MRC करना मत भूलना। चलो यहाँ भी मैं पॉज कर रहा हूँ, फटाफट लिखो। दूसरा तरीका ये हो सकता है 75 इंटू 0.893। चलो फटाफट, ये नहीं, ये वाला 75 6,975 m प्लस 75,000 डिवाइड बाई इंटू 0.797 m प्लस 59,775। फिर 60,000 इंटू 0.712 42,720 m प्लस में डालना। 80,000 इंटू 0.635 m प्लस में डालना। 1 लाख इंटू 0.567 56,700 m प्लस में डालना फटाफट। एंड बताओ मुझे MRC, नीचे कमेंट करो क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 276,970। चलो ABC हमने कर लिया, D आप खुद करोगे। अब हमें निकालना है NPV। NPV क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो माइनस, या अगर ये माइनस हो तो यहाँ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सो ए के लिए क्या आएगा? A, B एंड C। D वाला आप होमवर्क खुद से करोगे। चलो A में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,190,250। 2,190,250
माइनस होगा 190, माइनस होगा 250, माइनस होगा, क्यों माइनस? कैश आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, प्लस जो मुझे पैसा आने वाला है हर बार, इट इज़ 180, 238, 215, 560, 276, 970। सो यहाँ पे टोटल करो फटाफट, प्लस करो, क्या आ रहा है? ये आएगा 2 लाख में से 180, 235, 238 रादर, माइनस 19762, ये आएगा 25660 एंड ये आएगा 26970। अगर मेरा कैश फ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू आज के टर्म्स में नेगेटिव है, क्या मैं प्रोजेक्ट लूंगा क्या? ना। सो यहाँ लिखोगे इफ NPV is greater than 1 except if NPV is less than 1 clear cut reject, if NPV is equals to 0 so आप may और may not be इसको लिख लो, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका NPV ग्रेटर देन 1 या फिर और रादर इसको अच्छे से पुटअप करूँ मैं, सो इसको ऐसे करो, NPV इज ग्रेटर देन 0 लिखो, लेस देन 0 लिखो और यहाँ इक्वल्स टू 0 लिखो। सो मतलब इस केस में ये मेरा NPV अगर पॉजिटिव हुआ सो एक्सेप्ट, अगर NPV नेगेटिव हुआ सो रिजेक्ट, NPV अगर 0 हुआ सो मे और मे नॉट भी, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो, सो यहाँ पे दिस विल बी रिजेक्ट, दिस विल बी एक्सेप्ट एंड दिस विल बी एक्सेप्ट। अब मुझे आप नंबर डी का होमवर्क करके बताओगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट या मे और मे नॉट भी, जो है आप होमवर्क करके मुझे बताओगे। आगे बढ़ते हैं नंबर सम नेक्स्ट की तरफ। ये वाला पूरा आपका सेल्फ रीड रहेगा। चलो नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड क्या होता है? इसमें यह बोला जाता है कि मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे रिटर्न मिला है 10 रुपये का, सो मेरे पास 110 रुपये टोटल कैश है। अब ये बताओ कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? सो इट इज नथिंग बट इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सो टोटल इनफ्लो क्या होगा मेरा? 110। मैंने 100 इन्वेस्ट किया, मुझे 110 मिलेगा। सो 110 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1.10। ये है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सिंपल, एकदम ईजी। सो आपको यह बोला है इफ P इज ग्रेटर देन 1, इफ P इज लेस देन 1, ये होगा एक्सेप्ट, ये होगा रिजेक्ट। सिंपल। अगर मैंने 100 इन्वेस्ट किया और मुझे 95 ही हाथ में आया, सो मेरा 0.95 का आएगा, सो मतलब मेरा 5% का लॉस हो गया, मतलब मुझे यहाँ पे रिजेक्ट द प्रपोजल। अगर मुझे 100 इन्वेस्ट किया और 105 आया, सो 5% का प्रॉफिट हुआ, सो मेरा P इज ग्रेटर देन 105, P इज 1.05, एक्सेप्ट द प्रपोजल। चलो डन। सिंपल सम्स करते क्या बोलता है। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ 550, 75 एंड 1020 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है। सपोज द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर 650, 95 एंड 1,10,30,000। कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स। सो पहले का क्या आएगा? फर्स्ट का है 550, ये क्या है? सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ 5.5। मुझे इतना 5.5 मुझे इन्वॉल्विंग कैश फ्लो मतलब मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सामने मेरा रिटर्न है 6.5 लाख रुपए का। क्या करूँगा मैं? रिटर्न इनफ्लो है 650 अपॉन आउटफ्लो 550।
सो इसको आप अगर करोगे 650 डिवाइड बाई 550, 1.1818 ये आएगा। ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट। नंबर 2 है, ये फर्स्ट हुआ। नंबर 2 है मेरा इन्वेस्टमेंट है 75,000 का, रिटर्न है 95,000 का, सो ग्रेटर देन 1 ही होगा, एक्सेप्ट। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 1020 का, यहाँ आएगा 100,200 का इन्वेस्टमेंट, एंड रिटर्न इसको रादर नीचे लेना पड़ेगा हमको, 100,200, 100,300, दिस इज 1.001। यू मे एक्सेप्ट, यू मे नॉट एक्सेप्ट, आपकी मर्जी। सिंपल डालो इसको इजी कैटेगरी में। चलो, ये पता है आपको सेल्फ रीड। अगला है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं IRR क्या होता है। IRR मतलब, IRR का डेफिनेशन ये है, द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द इनिशियल कैश आउटफ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, IRR, द रेट, ये मेरे साथ साथ लिख लेना, द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is equals to present value of cash outflow। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां मेरा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू सेम है, दोनों सेम है। मतलब मुझे आज के टर्म्स में 1,10,000 रुपए मिलने वाले हैं 3 साल बाद या 1 साल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन्वेस्ट करना है 1,00,000 रुपए, ठीक है, एंड मुझे आफ्टर 1 ईयर 1,10,000 रुपए मिलेंगे, जहां मेरा आर है 10% का। सो मतलब इसमें मेरे को करना क्या है, IRR में मुझे R इक्वल्स टू के वो रेट निकालना है जहां मेरा रिटर्न और कॉस्ट, R इज रिटर्न, K इज कॉस्ट, जहां मेरा खर्चा और इनकम सेम हो जाए। मुझे जितना पैसा चुकाना है उतना ही पैसा मिलने वाला है, या मुझे जितना पैसा मिलने वाला है उतना मुझे पूरा चुका देना है। IRR वो रेट है जहां मुझे रिटर्न और कॉस्ट को इक्वेट करना है। सो मेरा यहाँ रिटर्न है 10% का, दिख रहा है आपको 10% का। सो मेरा कॉस्ट कितना, IRR। सो मेरा कॉस्ट भी अगर मैं बोलूँ K इज 10%, तो मेरा IRR कितना आएगा, IRR, R इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 10%। ये याद रखना, IRR इक्वल्स टू 10%, जहाँ मेरा R और K सेम बैठता है। चलो इसका सम्स करेंगे, समझ में आएगा। इसका एक फॉर्मूला है, रादर ये रहा, LR NPV एट LR, NPV एट LR माइनस NPV एट HR इंटू HR माइनस LR। सुनने में बहुत टफ लग रहा है, मैं बताता हूँ इसका सिंपल सोल्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में। ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा था। यहाँ लिखो कहाँ खड़े हो, प्लस करो, यहाँ लिखो कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, इनटू कितना घूम के आए। सिंपल, कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, इनटू कितना घूम के आए। इस एक फैक्टर को हम ऐड करेंगे कहाँ खड़े हो के अंदर। आज कहाँ खड़े हो, आज समझो आप कहीं एक वैल्यू पे खड़े हो, आपको किसी वैल्यू पे पहुंचना था बट आप पहुंच किसी और वैल्यू पे गए। आप आज समझो आप कुछ वैल्यू पे खड़े हो, आपको पहुंचना किसी और वैल्यू पे था, आप पहुंच किसी और वैल्यू पे गए। सो आप जो डिफरेंस है इन दोनों में कितना घूम के आए वो आपको निकालना है। सिंपल। चलो